Hello and a very good morning to all my dear students. बच्चों, हमने कीन्स के रोजगार एवं आय सिद्धांत के बारे में चर्चा शुरू की थी और हमने समग्र मांग, समग्र पूर्ति एवं उपभोग फलन के बारे में जानकारी प्राप्त की, डायग्राम्स देखे और उनके घटकों को समझा। उपभोग फलन में हमने उपभोग प्रवृत्ति के बारे में पढ़ा, दैट इज द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसमें हमने एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, उपभोग की औसत प्रवृत्ति एवं उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति के बारे में समझा। आज हम बात करेंगे बचत फलन की, दैट इज योर सेविंग फंक्शन, और उसमें हम देखेंगे प्रोपेंसिटी टू सेव, बचत प्रवृत्ति। In the words of Peterson, propensity to save may be defined as a schedule showing amounts that will be saved at different levels of income. जैसे उपभोग प्रवृत्ति एक टेबुलर फॉर्म था कि विभिन्न आय स्तरों पर आय का कितना भाग उपभोग में खर्च किया जा रहा है, उसको जो दिखाता था, दर्शाता था, वही यहाँ पर जो प्रोपेंसिटी टू सेव है, बचत प्रवृत्ति है, वो आय के विभिन्न स्तरों पर बचत की मात्रा को दर्शाएगा। ये भी दो प्रकार की होती है, देखिए आप यहाँ पर, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव जिसे APS कहा जाता है और हिंदी में इसे बचत की औसत प्रवृत्ति कहा गया है। दूसरी होती है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव जिसे MPS के रूप में दर्शाया गया है और इसे बचत की सीमांत प्रवृत्ति कहा गया है। यहाँ पर एक बॉक्स में इनके दो फॉर्मूलाज दिए हैं। APS का क्या फॉर्मूला हुआ? सेविंग डिवाइडेड बाय इनकम, S/Y, बचत डिवाइडेड बाय आप उपभोक्ता की आय। यहाँ पर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव MPS का फॉर्मूला दिया है, डेल्टा S/डेल्टा Y, दैट इज चेंज इन सेविंग डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम, अर्थात बचत में परिवर्तन को जब हम आय में परिवर्तन से भाग देंगे तो हमें बचत की सीमांत प्रवृत्ति प्राप्त होगी। अब इनके फॉर्मूलाज के बाद अब हम एक एक करके APS और MPS को टेबल और डायग्राम के फॉर्म में देखते हैं। Average propensity to save is the ratio between total saving and total income at a given level of income and employment in the economy. The average propensity to save is the ratio of saving to income. Very simple. बचत की औसत प्रवृत्ति बचत और आय का अनुपात है। ओके, फिर देखिए, मान लीजिए उपभोक्ता की आय 100 है और उसने 40 रुपए बचत किया, तो 40 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू 0.4 आपका APS होगा। यहाँ पे एक टेबल बनाया हुआ है, इनकम है 100, फिर हुई 200, बचत थी पहले 100 आय पर 20, तो 0.2 आपका APS आया, और 200 जब आई थी तब आप बचत कर रहे थे 80, तो आपका APS आया 0.4। डायग्राम में देखिए आप नीचे यहाँ पर X अक्षांश में इनकम दर्शाया गया है, Y अक्षांश पर सेविंग बचत दर्शाई गई है। 100 जब आपकी आय थी तो 20 रुपए बचत कर रहे थे और APS आया आपका 0.2। 200 रुपए जब आए थी तो बचत हो रही थी 80 रुपीज़, 0.4 आपका आया APS। ठीक है, तो ये हुआ APS का पूरा टेबल और डायग्राम। एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल भी यहाँ दिया हुआ है, क्या कहा गया इसमें? इफ नेशनल डिस्पोजेबल इनकम इज ₹1000 करोड़, मान लीजिए राष्ट्रीय परियोज्य आय 1000 करोड़ रुपए है और उपभोग व्यय कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज ₹750 करोड़, फाइंड आउट एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। बहुत सिंपल है, यहाँ पर हमें कंजम्पशन दे दिया और इनकम दे दी, ठीक है, तो इनकम और कंजम्पशन में से माइनस कर देंगे अगर हम इनकम में से कंजम्पशन को, तो विल फाइंड आवर सेविंग्स। तो 1000 करोड़ में से 750 करोड़ को माइनस किया तो वी हैव गॉट 250 करोड़ सेविंग। और अब APS क्या होगा? सेविंग अपॉन इनकम। देखिए, सेविंग अपॉन इनकम मिला 250 करोड़ डिवाइडेड बाय 1000 करोड़, तो क्या मिला? 0.25 आपका APS हुआ। ओके, अब देखिए मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, बचत की सीमांत प्रवृत्ति। It is the ratio between change in saving caused by change in income. Marginal propensity to save is the ratio of change in saving to a change in income.
दैट इज डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। ओके, इसको भी एक टेबुलर फॉर्म में दर्शाया गया है। मान लीजिए इनकम 100, 200 और 300 हुई। अब आप इनकम में परिवर्तन को निकालिए। पहला में डैश आएगा, दूसरे में 100, तीसरे में भी 100। बचत थी 100 इनकम पर 20, 200 आय पर 80, और जब आय हमारी 300 हुई तो हमारी बचत हुई 150। तो अब बचत में परिवर्तन निकालिए, दैट इज डेल्टा एस। पहले में कुछ नहीं आएगा, दूसरे में देखिए 80 और 20 में कितने का चेंज हुआ, 60। 150 और 80 में 70। तो MPS का देखिए लास्ट कॉलम नीचे डायग्राम टेबल में 200 इनकम पर MPS क्या हुआ बच्चों, 0.6, क्योंकि 60 डिवाइडेड बाय 100 इज 0.6, 70 डिवाइडेड बाय 100 इज 0.7। तो ये आपके क्या हुए, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अब देखिए, सॉरी, वी हैव एक्सप्लेन्ड इट थ्रू अ डायग्राम ऑल्सो। यहाँ पर 100 इनकम पर हमने MPS ड्रॉ किया है और 300 इनकम पर भी एक MPS ड्रॉ करेंगे। ओके, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, जो दोनों औसत हैं, औसत उपभोग प्रवृत्ति भी और औसत अपना बचत प्रवृत्ति, ठीक है, APC एंड APS, इन दोनों में भी कोई एक रिलेशनशिप है। वो क्या है, वो यहाँ पर डिराइव किया गया है। देखिए आप, वी नो दैट APC इज इक्वल्स टू कंजम्पशन अपॉन इनकम। हम जानते हैं कि APC होता है उपभोग डिवाइडेड बाय आय, ठीक है, अभी पढ़ाया था मैंने लास्ट क्लास में। और आज हमने देखा APS को, वो क्या है, सेविंग डिवाइडेड बाय इनकम, सेविंग डिवाइडेड बाय इनकम, ठीक है। और हमें ये पता है कि वाई क्या होता है बच्चों, इनकम क्या है, कंजम्पशन प्लस सेविंग, ठीक है। तो वहाँ पर हमने APC प्लस APS लिया, तो हमने देखा कि APC क्या है बच्चों, C अपॉन वाई है, प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, S अपॉन वाई। वाई को कॉमन ले लिया तो C प्लस S हो गया, और C प्लस S क्या होता है, खुद इनकम होता है, तो वाई अपॉन वाई क्या हुआ, 1। तो इसलिए APC प्लस APS हमेशा बराबर होगा 1 के। ओके, APC प्लस APS हमेशा बराबर होगा 1 के, अर्थात एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1, दैट इज यूनिटी। ओके, फिर देखिए रिलेशनशिप बिटवीन MPC एंड MPS। अब दोनों की सीमांत देखेंगे हम, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति को एवं बचत की सीमांत प्रवृत्ति के बीच संबंध को। दोनों का फॉर्मूला लिखते हैं पहले। MPC क्या होता है, डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई, और MPS क्या होता है, डेल्टा S अपॉन डेल्टा वाई। और अगर हम देखें I क्या होता है, डेल्टा Y क्या होगा बच्चों, डेल्टा Y होगा डेल्टा C प्लस डेल्टा S। दोनों को जोड़ा, MPC प्लस MPS लिया, सेम उसी मेथड से फाइनली आप देखेंगे कि डेल्टा Y अपॉन डेल्टा वाई विल इक्वल टू 1। तो क्या कंक्लूजन निकला यहाँ पर कि MPC प्लस MPS हमेशा इकाई के बराबर होंगे। MPC प्लस MPS विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1। ये हो गए इनके रिलेशनशिप। तो हमने बचत प्रवृत्ति को पूरा समझ लिया है, औसत प्रवृत्ति को भी और सीमांत प्रवृत्ति को भी, और दोनों के बीच, उपभोग प्रवृत्ति और बचत प्रवृत्ति के बीच एक संबंध को भी स्थापित किया। अब हम पढ़ेंगे निवेश फलन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है निवेश फलन को समझना, क्योंकि हमने उपभोग फलन पढ़ा, बचत फलन पढ़ा। अब आय में एक महत्वपूर्ण भूमिका जो बात की जाएगा समग्र मांग की, AD क्या है बच्चों, C प्लस I। C हो गया उपभोग फलन और I क्या है, निवेश फलन। तो अब हमें समग्र मांग को पूर्ण रूप से समझने के लिए निवेश फलन को समझना होगा। Investment refers to the expenditure incurred by the producers on the purchase of capital goods such as machinery, plant, and other things. It adds to the producer's stock of capital and it is therefore also known as capital formation. निवेश को पूंजी निर्माण भी कहा जाता है और यह एक तरीके का एक्सपेंडिचर है या व्यय है जो उत्पादक वर्ग द्वारा पूंजीगत वस्तुओं के खरीद पर किया जाता है। पूंजीगत वस्तुओं के उदाहरण में हम पढ़ेंगे मशीनरी, प्लांट या कोई भी पूंजीगत निवेश। निवेश दो तरह का होता है, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट एंड ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट को प्रेरित निवेश कहते हैं, ऑटोनॉमस या इंडिपेंडेंट इन्वेस्टमेंट को स्वायत्त निवेश कहते हैं। पहले हम देखेंगे इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है। प्रेरित निवेश,
At higher levels of income, consumption expenditure tends to increase. आय के ऊंचे स्तर पर उपभोग व्यय की बढ़ने की प्रवृत्ति होती है. Increased consumption expenditure, the increased level of demand, raises expected profitability of the producers who accordingly are induced to make greater investment. बढ़ा हुआ उपभोग व्यय मांग में वृद्धि करता है और उत्पादक वर्ग द्वारा इसमें लाभ की अवस्थाओं को समझा जाता है और इसीलिए निवेश में वृद्धि होती है. Thus, induced investment is positively related to the level of income in an economy. इसलिए ये कहा गया है कि प्रेरित निवेश धनात्मक रूप से आय के स्तर से संबंधित होता है एक अर्थव्यवस्था में. तो क्या संबंध हुआ यहाँ पर? प्रेरित निवेश किसका फलन हुआ? आय का. इन्वेस्टमेंट इज द फंक्शन ऑफ इनकम हेयर. ठीक है, क्लासिकल्स क्या मानते थे? इन्वेस्टमेंट को रेट ऑफ इंटरेस्ट का फलन, लेकिन कीन्स ने कहा कि निवेश आय का एक फलन है. अब हम एक डायग्राम देखेंगे जिसमें हम देखेंगे कि एक्स अक्षांश पे हम आय को लेंगे, इनकम को लिया है, और वाई अक्षांश पे हमने निवेश को लिया है अर्थात इन्वेस्टमेंट को लिया है. और हमने एक आय इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट वक्र, प्रेरित निवेश वक्र बनाया है जो L1 आय के स्तर पर K1 मात्रा का निवेश दर्शा रहा है, और जब आय में वृद्धि हुई तो निवेश में भी वृद्धि हुई. आप देखिए L1 से L2 जब आय हुई तो निवेश K1 से बढ़ कर K2 हो गया. ठीक है, तो इसने दर्शाया हमें प्रेरित निवेश वक्र के बारे में. अब हम पढ़ेंगे ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, स्वायत्त निवेश के बारे में. एन ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, या हम कहें an investment which is not influenced by expected profitability or level of income is called autonomous investment. जो निवेश आय के स्तर से या लाभ की प्रत्याशा से प्रभावित नहीं होता वो निवेश स्वायत्त निवेश कहा जाता है. In fact, it is an investment expenditure incurred by the government with a view to promoting the level of aggregate demand in the economy. और हम कहें वास्तव में हम देखें तो ये एक तरीके का निवेश व्यय है जो सरकार द्वारा खर्च किया जाता है ताकि समग्र मांग के स्तर को बढ़ाया या वृद्धि की जा सके अर्थव्यवस्था में. ये आय के स्तर से प्रभावित नहीं होता, लाभ की प्रत्याशाओं से भी प्रभावित नहीं होता, इसीलिए इसका नाम ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कहा गया है, दैट इज स्वायत्त निवेश. When the level of aggregate demand falls short of the aggregate supply, resulting in fall in prices and profitability and consequently a rise in unemployment, the government intends to push up the level of aggregate demand by way of its own investment expenditure. Obviously, such an investment is not influenced by profitability and so is independent of the level of income. तो हम देखेंगे कि यहाँ पे डायग्राम में हमने देखा आय को लिया है एक्स अक्षांश पर, निवेश को वापस यहाँ पे वाई अक्षांश पर लिया है, और एक क्षैतिज वक्र बना है, एक हॉरिजॉन्टल कर्व बना है जो हमें दर्शा रहा है स्वायत्त निवेश को. क्षैतिज वक्र क्या दर्शा रहा है? आय के कितना भी वृद्धि हो, चाहे आय का स्तर कितना भी बढ़े, निवेश का स्तर एक निश्चित सीमा तक रहेगा जो कि क्या है, ओ से आय तक. ठीक है, तो निवेश प्रभावित नहीं होगा आय में वृद्धि होने पर भी. तो ये दो प्रकार के निवेश के डायग्राम आपको समझने हैं, प्रेरित निवेश और स्वायत्त निवेश. अब हम देखते हैं 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स इन अंडरस्टैंडिंग इन्वेस्टमेंट. निवेश को समझने के लिए 3 इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं? दीज आर रेवेन्यू फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, या हम कहें प्रत्याशित प्रतिफल, निवेश से प्राप्त होने वाले प्रत्याशित प्रतिफलों को समझना. Investment implies expenditure undertaken to increase production capacity. निवेश क्या दर्शाता है? ऐसा व्यय जो उत्पादन क्षमता में वृद्धि के लिए किया गया हो. It will be undertaken only if it generates additional revenue. और ये तभी व्यय किया जाएगा जब ये उत्पन्न करे अतिरिक्त रेवेन्यू या आगम. It will not be profitable to add to production capacity without adding to revenue. बिल्कुल सही. But the producers would generate more revenue only when they are able to sell more. It requires that there must be more demand for the goods and services in the market. Investment is undertaken in anticipation of future demand. निवेश को किया जाता है भविष्य की मांग के एंटिसिपेशन में या आशा में.
ठीक है, तो जब रेवेन्यू आएगा निवेश से तभी निवेश किया जाएगा। दूसरा क्या है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, निवेश की लागत क्या आ रही है। इट हैज़ टू कंपोनेंट्स, इसके दो घटक हैं, कॉस्ट ऑफ द प्लांट और इक्विपमेंट, ऑल्सो कॉल्ड द सप्लाई प्राइस ऑफ द प्लांट और इक्विपमेंट। प्लांट या जो उपकरण लगा है निवेश में उसकी लागत क्या है, और इसे इसकी पूर्ति लागत भी या पूर्ति कीमत भी कहा जाता है। दूसरा क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द फंड्स बोरोड फॉर द परचेज ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट, जो ब्याज की दर चुकाई जा रही है अगर प्लांट और मशीनरी की परचेज पर अगर कोई फंड लिया गया है तो ये सब क्या हुई, निवेश की लागत हुई, और इन पर भी प्रभावित करता है निवेश या निर्भर करता है निवेश का स्तर। तीसरा है बिजनेस एक्सपेक्टेशंस, व्यापारिक प्रत्याशाएं। इन्वेस्टमेंट इज अ प्रेजेंट एक्सपेंडिचर फॉर फ्यूचर गेन्स, निवेश आज का व्यय है भविष्य के लाभ के लिए। बट फ्यूचर इज अनसर्टेन, लेकिन भविष्य अनिश्चित है। हैंस द सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस एक्सपेक्टेशंस अराइजेस, और इसलिए भविष्य की प्रत्याशाओं या व्यावसायिक प्रत्याशाओं की उपयोगिता उभर कर आती है और इस पर भी निवेश का स्तर निर्भर करता है। Businessmen may have a bearish expectation, implying that they expect prices to go down in the near future. ठीक है, मंदी का दौर भी आ सकता है। And a bullish expectations, implying that they expect prices to go up in the near future. ठीक है, इन्वेस्टमेंट इज प्रॉम्प्टेड बाय बुलिश एक्सपेक्टेशंस, निवेश प्रभावित होता है या प्रेरित होता है बुलिश प्रत्याशाओं से, अर्थात जो ऊपर की ओर कीमतों में वृद्धि की ओर दर्शाने वाली प्रत्याशाएं होती हैं। तो ये सब हुआ आपके निवेश के बारे में और बचत फलन के बारे में। अब हम नेक्स्ट क्लास में कीन्स की थ्योरी के प्रॉपर डिटर्मिनेशन को ADAS अप्रोच के साथ पढ़ेंगे और फिर सेविंग इन्वेस्टमेंट के साथ पढ़ेंगे। समग्र मांग समग्र पूर्ति के जरिए कीन्स के रोजगार सिद्धांत के निर्धारण को समझेंगे और बचत एवं निवेश के हेल्प से भी इसको समझेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो।